कभी नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर भारत आज टॉप 10 में भी नहीं आता। 2014 से 2018 तक शिक्षा पर भारत ने जीडीपी का केवल 3 से 3.8% ही खर्च किया है। 2020 में नई शिक्षा नीति एनईपी लाई गई। वादा किया गया एजुकेशन का खर्च होगा 6%, लेकिन हकीकत जानकर आप माथा पकड़ लेंगे। असल में शिक्षा पर अब भी खर्च हो रहे हैं सिर्फ 4.6% ही। मतलब साफ है साहब कि सरकार सिर्फ कागजी आंकड़े दिखा रही है। यूनेस्को ने भी कई बार शिक्षा पर 6% खर्च करने की सिफारिश की। सोचिए जरा, शिक्षा क्रांति ने ही जापान को टेक्नोलॉजी का किंग बना दिया। जर्मनी भी BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां बना डालता है। अमेरिका तो वर्ल्ड पावर बन गया और चाइना तो 19.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी कर लेता है। और इन सभी देशों में एक चीज कॉमन है, वो है शिक्षा का बजट, जो इनके जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा है। लेकिन हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी कई छोटे इकोनॉमी वाले देशों से भी कम खर्च कर रहे हैं। तो सवाल है साहब कि भारत शिक्षा क्षेत्र में कहां पीछे रह गया, एजुकेशन सिस्टम में क्या है चुनौतियां और बाकी के देश कैसे आगे निकल गए। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सब आजादी के बाद भारत ने एजुकेशन पर तो फोकस किया। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, नेशनल लॉ स्कूल्स भी बनाए गए। लेकिन ये सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों तक ही सीमित रह गया, यानी गरीब और गांव के लोगों की पहुंच से काफी दूर। हालांकि 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसमें चेंज लाई थी। सबको लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन हुआ क्या? 3 लेयर मॉडल लाया गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसका मकसद था 3 लेयर में अलग अलग लेवल की शिक्षा देना। फर्स्ट प्राइमरी एजुकेशन, कक्षा 1 से 5 तक, फोकस था हर बच्चे तक बेसिक पढ़ाई पहुंचे। सेकंड सेकेंडरी एजुकेशन, क्लास 6 से 12 तक, इस लेवल पर बच्चों को जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल वगैरह। मकसद था बच्चों को हायर एजुकेशन और नौकरी कामकाज के लिए तैयार करना। तीसरा हायर एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च कराई जाती थी। लक्ष्य ये था कि देश के लिए विशेषज्ञ और प्रोफेशनल्स तैयार करना, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और प्रोफेसर। इसके अलावा कॉमन स्कूल सिस्टम भी लाया गया। वादा तो था अमीर गरीब सब साथ पढ़ेंगे साहब, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमीरों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया, जबकि गरीब बच्चों के हिस्से में सिर्फ सरकारी स्कूल और मिड डे मील ही बचा। उस समय एजुकेशन मॉडल तो बदला, लेकिन असली प्रॉब्लम बनी रही। कॉमन स्कूल सिस्टम प्रोग्राम फेल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? असल में 1967 से 68 ये सिस्टम लागू तो हो गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में फंडिंग की कमी, यानी शिक्षा पर जीडीपी 3% से 3.5% हुई, जबकि क्यूबा जैसे देश भी लगभग 7 से 8% जीडीपी खर्च करते थे। और हमारा पड़ोसी देश भूटान भी हमसे ज्यादा लगभग 6.6 से 6.8% शिक्षा पर स्पेंड करता है। अब ये तो सिर्फ फंड की बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूलों में योग्य टीचर्स में नंबर जानेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। 1970 के दशक में तो 50% से ज्यादा टीचर्स योग्य ही नहीं थे। हालांकि धीरे धीरे ये नंबर कम होता चला गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था और क्वालिटी एजुकेशन भी बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिसके कारण आज भी 47% बच्चे क्लास 1 से 12 तक प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। इसके साथ एक और बड़ी गलती हुई, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने की बजाय रटंत शिक्षा में झोंक दिया गया। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की जगह थियरी और वोकेशनल ट्रेनिंग तो बस कागज पर ही रह गई थी। नतीजा ये हुआ कि स्टूडेंट स्किल डेवलप करने के टाइम को किताबों और एग्जाम पास करने में ही खपाने लगे, और यही सिस्टम लंबे समय से चलता आ रहा था। लेकिन 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज किया। वो पॉलिसी थी NEP 2020। बड़े बड़े दावे किए गए, खूब प्राइम टाइम शोज हुए। कहा गया कि इससे एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स को भी समान शिक्षा मिलेगी। लेकिन NEP में भी वही गलती दोहराई गई। ना ही बजट 6% हुआ और ना ही सबको समान एजुकेशन मिल रही है, यानी एक दावा तो झूठा हो गया। अब इतना ही नहीं, वहीं एजुकेशन स्ट्रक्चर भी बिल्कुल बदल दिया गया। 10+2+3 को हटाकर 5+3+3+4 मॉडल लाया गया। पहला, इस मॉडल में पहले 5 साल फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें प्री प्राइमरी और क्लास 1 और 2 शामिल हैं, और इस दौरान बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और बेसिक स्किल्स सिखाने पर फोकस किया जाएगा। दूसरा, इसके बाद है साहब 3 साल इसमें है प्रेपरेटरी स्टेज। अब कहने को तो इसमें सिर्फ क्लास 3rd से 5th तक ही है, लेकिन इस लेवल पर ही बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ और बेसिक कोडिंग सिखा दी जाएंगी।
थर्ड है नेक्स्ट 3 साल यानी मिडिल स्टेज क्लास 6th से 8th। इस दौरान सभी स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स और क्रिटिकल थिंकिंग करने की ट्रेनिंग होगी। चौथा और आखिरी 4 साल जो सेकेंडरी स्टेज है क्लास 9 से 12th, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल भी किया जाएगा। यानी अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ही ऑप्शन नहीं होंगे, बल्कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट्स मिक्स कर सकेंगे। अब ये सब सुनने में अच्छा तो लगता है, लेकिन असली सवाल है कि क्या अब गरीब और अमीर बच्चे बराबर हो जाएंगे? इसका सीधे सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन समझने के लिए कुछ ग्राउंड रियलिटीज देखनी होगी। आज भी भारत के गवर्नमेंट स्कूलों में लगभग 20% अनट्रेन्ड टीचर्स हैं। करीब 46 से 54% सरकारी स्कूलों में तो इंटरनेट या कंप्यूटर है ही नहीं। गांव में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। इतना ही नहीं, देश में 1.1 लाख सिंगल टीचर स्कूल हैं, यानी पूरे स्कूल में एक टीचर है जो कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है। और सैकड़ों स्कूलों में तो बेसिक एमिनिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट और बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। अब सोचिए, ऐसी कंडीशन में सरकार के लिए एनईपी को लागू करना कितना आसान होगा। पहले बेसिक सुविधाएं पूरी करनी होंगी, टीचर्स को ट्रेन करना होगा, लैब की व्यवस्था सभी स्कूलों में करनी होगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग प्राइवेट प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाना होगा। ये सब तो एजुकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, बाकी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इमोशंस और भाषा का सम्मान। जब इस एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाई गई तो साउथ के स्टेट में विरोध होने लगा था। ये तो आप सबको याद ही होगा। अब इस मैटर को भी सॉर्ट आउट करने का एक बड़ा चैलेंज है। खैर, यही वो फर्क है साहब जिसने भारत को पीछे छोड़ा और डेवलप्ड देशों को आगे कर दिया। जहां भारत ने दशकों तक सिर्फ थियोरिटिकल एजुकेशन पर जोर दिया, वहीं डेवलप्ड देशों ने उल्टा रास्ता चुना। अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि आगे जितने भी एजुकेशन बजट बताएंगे सब उस कंट्री की जीडीपी के परसेंटेज होगी और सभी डेटा बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट पर बेस्ड है। खैर, अब वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पर। देखिए, जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह होने के बाद वहां के विजनरी लीडर ने 1950 से ही टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और वोकेशनल स्कूल्स पर फोकस करना शुरू कर दिया था। यही कारण था कि 1970s आने तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में दुनिया का लीडर बन गया। आज जो भी हम सोनी, टोयोटा, होंडा जैसी कंपनियां देखते हैं या फिर यूज करते हैं, ये सभी उसी एजुकेशन मॉडल की ही देन है। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खंडर हो चुका जर्मनी डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम अपनाता है और इसी सिस्टम ने जर्मनी को इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। BMW, मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन जैसी लग्जरी कार्स दुनिया को जर्मनी ने दी। आज जर्मनी अपनी जीडीपी का लगभग 4% सिर्फ प्राइमरी से टेरिटरी शिक्षा पर खर्च करता है, जिसमें R&D शामिल नहीं है। लेकिन अगर रिसर्च और साइंस के एलोकेशन को जोड़ दें तो कोविड से पहले ये आंकड़ा लगभग 9.8% जीडीपी तक पहुंच जाता था। और अमेरिका में तो यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल कॉलेजेस दोनों पैरेलल चलते हैं साहब। जब बाकी सारे देश प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे थे, तब यूएस ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च ग्रांट्स पर इन्वेस्ट किया। नतीजा ये हुआ कि सिलिकॉन वैली और हथियारों का भंडार खड़ा कर लिया। और अमेरिका आज क्या है शायद बताने की जरूरत नहीं है। वहीं इसका एजुकेशन एक्सपेंडिचर 6% है। खैर, अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश चीन की। जब हम अपने रटंतर शिक्षा नीति में बजट बढ़ाने और गांवों तक बेसिक एजुकेशन पहुंचाने के लिए बिजी थे, तब चीन मास स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा था। करोड़ों स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही थी। जब हमारा शिक्षा बजट 4.6% के आसपास था, तब चाइना 6.13% की अप्रॉक्स खर्च कर रहा था। उसकी यही सोच चाइना को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल पावर हाउस बना देती है। अब जरा सोचिए, जब बाकी देश स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च फोकस कर रहे थे, तब भारत रूट लर्निंग में बिजी था। और अभी जब सभी देश एआई क्रांति कर रहे हैं, तब हम स्कूलों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स ठीक